कर लिया, पहले स्टार्ट कर दी। चलिए कोई नहीं। क्लास 12 के दिगंत भाग 2 का आज सेकंड अध्याय है, जिसके लेखक, जिस पाठ का नाम उसने कहा था। किसने कहा था, क्या कहा था, ये हम चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। बस यहाँ पर ये जानिए कि उसने कुछ कहा था। ये चैप्टर के शीर्षक का नाम है उसने कहा था। यदि आप लोग को भी यदि कोई कहानी लिखनी हो तो आप भी अपने कहानी का कुछ तो शीर्षक दीजिएगा। जैसे हमारे सिवाई नगर के ललित बाबू, जो कि बहादुरपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखा, जिनका नाम दिया सिवाई नगर के कर्मवीर। कि जिस शिवाजी नगर को आप इतने भव्य तरीका से देख रहे हैं, आधुनिकता में देख रहे हैं, राय जी का होटल देख रहे हैं, बगल में राम लसन बाबू का जो है स्मारक देख रहे हैं, स्कूल अच्छे अवस्था में देख रहे हैं, कभी वो खपरे का हुआ करता था, कभी वहाँ पर लोग पेड़ पौधों के नीचे पढ़ा करता था। तो आखिर उस शिवाजी नगर को बनाने में किस कर्मवीर का हाथ है, किन व्यक्तियों का योगदान है, उन व्यक्तियों के योगदान के बारे में उन्होंने लिखा और अपने बुक का शीर्षक दिया शिवाजी नगर के कर्मवीर। उसमें हमारे मुखिया जी के पिताजी के भी, परबाबा के भी नाम है, राम लखन बाबू के भी नाम है, और शिक्षकों में सबसे सम्माननीय शिक्षक का नाम है, जिनका नाम है प्रयाग बाबू। शायद आप लोग न देखे हों, आप लोग नहीं देखे होंगे। छात्र शिक्षक मिलन महोत्सव में उसकी चर्चा की गई थी, उनको बुलाया गया था। बहुत पुराने विद्यार्थी, बहुत पुराने छात्र, सबका एक मिलन समारोह हुआ था, फिर होने वाला है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज हमारा जो चैप्टर है वो है उसने कहा था, और उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो सबसे पहले किसी भी कहानी या निबंध को पढ़ने से पहले हम उनके लेखक का परिचय जानते हैं। तो आइए सरल भाषा में आसान तरीका से समझें कि आखिर उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। सबसे पहले ये जानिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कुछ तस्वीर है, जो कि स्लाइड के कारण कहीं, हाँ चलिए यहाँ पे है, 2 नंबर स्लाइड पे यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूर से सही नजर आ रहा होगा, तस्वीर एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण ये दिक्कत हुआ। तो ये व्यक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म गुलेर नामक स्थान में हुआ था, और इन्होंने कहानी लिखी उसने कहा था। अपने जीवन में केवल 3 ही कहानी लिखी, और 3 ही कहानी से ये प्रसिद्धि मिली, 3 ही कहानी से ये प्रसिद्ध हुए। तो आइए इनके परिचय को हम लोग समझें। तो इनका जन्म जो है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ। हम लोग शॉर्ट नेम में इसको गुलेरी जी भी कह सकते हैं। इनका जन्म चूंकि गुलेर नामक गांव में हुआ था, इसीलिए इनको गुलेरी जी भी कहा जाता है। निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। देखिए और जहन में लेने का प्रयास कीजिए। यदि कोई विद्यार्थी मोबाइल चलाते होंगे तो न चलाएं, बेहतर रहेगी। ध्यान यहाँ रहेगा तो अच्छा रहेगा। जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ और निधन 12 सितंबर 1922 को। 83 में जन्म और 1922 में इनका देहांत हुआ। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और निवास गुलेर नामक ग्राम में, हिमाचल प्रदेश। ठंडा इलाका है हिमाचल प्रदेश का। हम और आप एक चीज बड़ा प्रिय लगता है, वो है सेब, हिमाचल का सेब। वहां पर सेब महज 20 रुपया किलो मिलता है, वो भी अच्छे क्वालिटी का। मात्र क्या रुपये किलो? 20 रुपया किलो। बता दे जानकारी के लिए, विषय से थोड़ा सा बाहर है, एक सेब का पेड़ एक दिन में 20 लीटर पानी का वाष्प उत्सर्जन करता है। वाष्प के द्वारा उसके शरीर से, उसके पौधा से 20 लीटर पानी निकलता है। और हमारे आपके गांव में जो खेतों में जो मकई का पौधा है, वो दिन में 4 लीटर पानी का वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो गुलेर जी का जो जन्म हुआ जयपुर में हुआ। जयपुर राजस्थान, मूल निवास
ये मूल निवास जो है गुलेर नामक ग्राम में, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता पंडित शिवराम और माता का नाम प्रभावती देवी। पिता का नाम पंडित शिवराम और माता का नाम प्रभावती देवी गुलेरी जी के। जन्म हुआ कब? 7 जुलाई 1883 और मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1922 में उनका देहांत हुआ। अब इनके वृत्ति जो है 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास के ये अधीक्षक रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक और प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहा गया है कि यदि आप 18 वर्ष के बाद से 26 वर्ष की उम्र तक, इंटर के बाद 10 वर्ष तक पढ़ाई को समर्पित करते हैं तो इसमें कहीं भी दाहिर दोहिर नहीं है कि आपका भविष्य भी ना हो। हम लोग 14 के विद्यार्थी हैं, 14 में इंटर किए। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा टीचर में नौकरी हो जाएगा। ये बहुतों को हुआ, कुछ नंबर से हमारा पीछे हो गया। तो एक जीत से जीत नहीं होती है और एक हार से हार नहीं होती है। फिर 6 to 8 का चांस मिलेगा। सीटेट हमारा निकला हुआ है, 6 to 8 भी, फिर मौका लगाएंगे। लेकिन एक आशा तो है, एक उम्मीद तो है। तो इसीलिए आप लोग भी तहे दिल से पढ़ते रहें, हर विषय को पढ़ें, बारीकी से पढ़ें और पढ़ने के बाद नोट्स जरूर बनाएं। हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ। तो ये जो है मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के ये प्रोफेसर रह चुके हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपादन में ये समालोचक थे। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका इनका बहुत प्रसिद्ध रहा। समालोचक जो किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र में एक अपना उचित व्यवहार, उचित विचार दे, उसी को समालोचक कहा गया है। रचनाएं जो है, इन्होंने 3 कहानी लिखी। एक सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में। बताते चले 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, अर्थात बंगाल से हमारा बिहार अलग हुआ था 11-12 के समीप। बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। बस 3 कहानियां हैं इनकी, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ये 2 है 1911 और एक है 1915 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी का अर्थ ये कभी ना समझे कि 2001। 20वीं का मतलब 1901 से लेकर 1999 तक के समय को 20वीं सदी कहा गया। अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी का दूसरा दशक हम लोग देख चुके हैं। दूसरे दशक में हमारे साथ आप लोग तमाम, ये पूरा सृष्टि, पूरा दुनिया ने कोरोना जैसे महामारी से जो है संघर्ष किया। वो कितवीं सदी में? 21वीं सदी के दूसरे दशक में। दशक बोले तो 10, 10, 20, 10, 30 ऐसे करके 10 दशक बराबर 1 सदी। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं 20वीं सदी के प्रथम दशक में जो है प्रमुख लेखक के रूप में उभरे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। छोटे मोटे नहीं, प्रकांड विद्वान, खूब ज्ञाता थे इस विषयों के। ऐसा नहीं कि बंगला में हम चंद शब्द बोल देते हैं तो बंगला के जानकार नहीं हो गए, बस बोलना जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस भाषा को बोलना जानते हैं उस भाषा को लिखना भी जाने, ये जरूरी नहीं। जैसे हम बंगला बोलना जानते हैं लेकिन बंगला लिखना नहीं जानते हैं। अब चंद दिन आप उड़ीसा में रहिएगा तो उड़िया भी बोलने लगिएगा लेकिन उड़िया आपको लिखने नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से
ये जो है अपने समय में हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी के प्रकांड, इन भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म हुआ 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1922। यदि हम डेट की बात करें तो डेट बताइए तो जन्म में कब हुआ? 7 जुलाई है, 7 जुलाई 1883 और मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1922। जन्म रखिए 7 जुलाई और निधन रखिए 12 सितंबर। चलिए, तो ये हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी, गहरी रुचि थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्वितीय और तलस्पर्शी माना जाता है। पुरातत्व विभाग में भी, पुरातत्व वस्तु किसे कहा जाता है? पुरातत्व किसे कहा जाता है? कहा किसे जाता है? खुदाई के दौरान जो सिक्का मिला, जो मृदभांड मिला, चाहे जो भी अभिलेख मिले, चाहे जो भी मिले, उसी को पुरातत्व कहा जाता है और खोजने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। तो इस प्रकार पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनके ज्ञान अपने समय में अध्ययन और तलस्पर्शी माना जाता है। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे और उनका जो युग है भारतेंदु युग नहीं, द्विवेदी युग के वे एक प्रमुख निबंधकार के रूप में और एक विद्वान के रूप में इनका जो है, इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा। आखिर इनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक, 1909 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, 1901 से कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए का डिग्री जो है इन्होंने प्राप्त किया। एकदम था, अब 3 साल हो गया। कल तक जो है बीएड भी 3 साल का, पहले 1 साल का हुआ करता था, फिर 2 साल का हुआ, अब 4 साल का हो ना। डीएलएड 1 साल में डिग्री मिल जाता था, जिनको मिल गया सो मिल गया। समय और नियम परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ मौसम बदलता है और मौसम के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। जैसे देखिए, कल तक टीचर का जो जॉब होता था, आप इंटर कीजिए, डीएलएड या बीएड कीजिए, एग्जाम सीटेट निकालिए, मेरिट निकलता था और जॉब हो जाती थी। अब एक नया में इस साल से जनवरी से क्या लागू कर दिया कि बीपीएससी आपको निकालना पड़ेगा। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तब बनिएगा आप एक शिक्षक। खैर, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो साइंस से करिएगा बीएससी। तो इस प्रकार जो है 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए का जो है डिग्री प्राप्त किया। प्रमुख निबंध जो है, चूंकि ये निबंधकार भी थे, तो कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पारी, देवांगना प्रिय आदि, ये सब इनके निबंध है। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। ये समसामयिक का अर्थ क्या होता है जानते हैं? समसामयिक का अर्थ होता है वर्तमान में जो घट रही है उस पर भी ये निबंध लिख रहे थे। वर्तमान में जो भी घटनाएं घट रही थी उस पर भी इन्होंने निबंध लिखे। लेखन, इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि टिप्पणियां भी इनकी प्रकाशित हुई। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब है अंग्रेजी निबंध में ए पोयम बॉय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, दी लिटरेटरी क्रिएटिज्म आदि। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी।
देश प्रेम कविता ऐसी कविता जिसको सुनकर आपके दिल में देश के प्रति भावना, देश के प्रति प्रेम जगे, वही देश प्रेम कविता है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ना, ऐसा बोल दिए तो कविता हो गया, और थोड़ा सा इसे लयबद्ध यदि ले आइए तो यही गीत हो जाए। तो इस प्रकार जो है देशभक्त को लेकर इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। ए पोयम बॉय ऑफ भास निबंध है अंग्रेजी में, किनका? चंद शर्मा गुलेरी का, जिनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 और 12 सितंबर 1922 में इनका देहांत हुआ था। अब समालोचकों के संपादक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन? गुलेरी जी। सुखमय जीवन के कहानीकार कौन? बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था, ये सुखमय जीवन आया 1911 में और बुद्धू का कांटा आया 1911 में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में ये कहानी आया। आज लगभग 109 वर्ष 108 वर्ष के बाद लिखा हुआ आज के डेट तक में हो गया 108 वर्ष, क्योंकि 1915 से 2015 100 वर्ष, अब 15 से 8 23, 8 वर्ष नहीं हुआ, 108 वर्ष लिखा हुआ इनके कहानी का हो गया, लेकिन आज भी ये प्रासंगिकता है। कछुआ धर्म के निबंधकार कौन? गुलेरी जी। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मारेसी मोही कुठाव के निबंधकार कौन? गुलेरी जी। पुरानी हिंदी के निबंधकार कौन? और ये भारतवर्ष के निबंधकार कौन? और डिंगल के निबंधकार कौन? अर्थात ये सब निबंध हैं। ये सब क्या है? इनके निबंध है। कहानी कितने? 3। कहानी 3। अब प्रारंभ होता है इनका पाठ, उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी है ये प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो कहा गया है जीवन में यदि कभी गिर जाओ तो रुकना मत। जीवन में कभी यदि गिर जाएं तो रुकना मत, क्योंकि जो झरने होते हैं वो भी पहाड़ों से गिरते हुए नीचे आती है, बल्कि और तेजी से ही आगे बढ़ते हैं, उनका रुकने का काम नहीं होता। प्रेम पर प्रसंग एक शायरी कहा जाए तो प्रेम ईश्वर का दिया हुआ तोहफा होता है, हर किसी को किसी से नहीं होता है। जिस दिन भगवान की इच्छा हो उस दिन आपको हो सकता है आपके लिए, आपके मन में हमारे प्रति प्रेम जग जाए, या इस प्रकृति से प्रेम हो जाए, या जिस माता पिता का आप इज्जत नहीं कर रहे हैं उससे प्रेम हो जाए। न जाने कब ये हो जाए, ये कोई नहीं जानते हैं। तो न जिद है न कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सरूर है हमें। इक्स गुनाह है यदि ये गलती की मैंने, सजा जो भी हो अब मंजूर है हमें। सजा जो भी हो अब मंजूर है हमें। ये प्रेम पर बलिदान की एक कहानी है। तो इस कहानी में भी आप पढ़िएगा कि लहना सिंह जिसको प्रेम होता है 8 साल की एक लड़की से, जो तांगे के आने के नीचे से बचाता है उसको, और तभी से उस लड़की को एक ही बात कहते हुए छेड़खानी करता है उसके साथ कि तेरी कुर्माई हो गई। लड़की एक ही बात कहती, धत धत कह के भाग जाती, हाँ हो गई। धत मतलब धत एक शब्द का ले लिया, जैसे नहीं कहते हैं चूरा उरा, भात ऊत, रोटी ऊटी, तो ऊटी का क्या अर्थ होता है? चूरा तो समझे, उरा का क्या अर्थ होता है? तो लैंग्वेज है एक। तो उसने कहा था कहानी, जिसके लेखक हो गए कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनको जन्म कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश गुलेर नामक गांव में कितने सितंबर? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जन्म हुआ, और 12 सितंबर 1922 में उनका क्या हुआ? देहांत। तो कहानी है। अब ये देखिए, एक तांगा है और एक तांगा के नीचे आने से एक लड़की को बचाता है। कौन? ये लहना सिंह। ये कौन है?
लहना सिंह कोशिश किए हैं अपना भर। टेक्निकल टीम जो है हमारा कहा सर आज हम आपको ऐसा पीडीएफ बना के देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे। तो यही टांगा है जो अमृतसर की भीड़ भरी बाजारों में, भीड़ नहीं नजर आ रहा, भीड़ आगे होगा, भीड़ भरी बाजार में ये तंगे वाले जो है एकदम जाते रहता है और लड़की गिरती है और तांगे के नीचे आने से लड़का जो है लहना सिंह इसको क्या करता है, बचाता है। कौन? लहना सिंह। इसका उम्र उस समय में रहता है 12 वर्ष और इस लड़की का उम्र रहता है कितना? 8 वर्ष। खैर प्रेम में जो है उम्र का नहीं देखा जाता, लेकिन इतना भी नहीं कि 50 और 50 का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं समझे। वैसे तो मीरा को भी प्रेम हुआ कृष्ण से, कबीर भी दीवाने हुए और मीरा तो इस कदर दीवानी हुई कि वो गली गली घूमने लगी ना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, किसको लगा लगन? मीरा को। लगन लगा कबीर को, लगन लगा सूरदास को, लगन लगा तुलसीदास को। ये सब प्रेम किए और जीवन में क्या हो गए? अमर हो गए, क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया, सच्चे प्रेम किए हैं। तो 8 वर्ष की इस लड़की को 12 साल का लड़का लहना सिंह बचाता है। कहाँ आने से? टांगे के नीचे आने से बचाता है। और ये भीड़ भरी जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कहाँ की है? अमृतसर की भीड़ भरी बाजार की है। कहानी है श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने प्रस्तुत कहानी को 5 दृश्यों में विभाजित किया। पहले दृश्य में लहना सिंह जो 12 वर्ष का था कि भेंट एक लड़की से होती है। 5 गो दृश्य 5 भागों में इस कहानी को बांटे। पहला दृश्य में 8 वर्ष की उस लड़की से लहना सिंह 12 वर्ष का लड़का से मुलाकात होता है। कई बार वह लड़की लहना सिंह को मिल जाती है। एक दिन उसने पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई? लड़की धत कहकर भाग खड़ी होती है। यही प्रश्न कई मुलाकातों में करता और लड़की धत कहकर भाग जाती। तो ये मुलाकात कहाँ होता? ये मुलाकात कभी सब्जी वाले के दुकान पे, कभी दूध वाले के दुकान पे, तो कहीं दही वाले के दुकान पे प्रायः मुलाकात होता। और मुलाकात के दौरान ये एक ही प्रश्न पूछते, क्या तेरी कुर्माई हो गई, अर्थात क्या तेरी शादी हो गई? और लड़की एक ही प्रश्न, एक ही जवाब धत कहकर भाग जाती। एक दिन वह लड़की लहना सिंह के पूछने पर कह देती है, हाँ हो गई। देखते नहीं है रेशम वाला सालू, कल ही हो गई। कौन कहता है? वो लड़की कहती है। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला साल, चादर फूलों वाला ये साल। जवाब सुनकर लहना सिंह को प्रेम में क्लेश होता है, दुख होता है। उस 8 वर्ष की लड़की की शादी हो जाती है। वही लहना सिंह 37 की उम्र में भी सेना की छुट्टी पर घर आता है। वह एक चिट्ठी सूबेदार हजारा सिंह को देने उसके घर जाता है। हजारा सिंह की पत्नी उसे पहचान लेती है। अब समझिए, ये कहानी तो वहीं पर समाप्त हो गया। कुर्माई हो गई, इसमें कुछ पॉइंट नहीं लिखा गया है। और जैसे ही लड़का को पता चलता है हाँ शादी हो गई है, बस गुस्से से एकदम कभी जो है सब्जी वाले से टकराता है, कभी दूध वाले से टकराता है, डंडा उठाया कुत्ता को लगा दिया, अंत में नाला में गिर जाता है। कौन? लहना सिंह। इस प्रकार गिरते उठते उठते पुटते वो घर पहुंचता है। बात खत्म, सब कुछ भूल गया, बिसर गया। लहना सिंह अब जमादार हो गया, सूबेदार हो गया। कहाँ? सेना में इसका भर्ती हो जाता है। उम्र हो जाता है 37 वर्ष और छुट्टी पर वो घर आता है। कौन? वह एक चिट्ठी सूबेदार हजारा सिंह को देने उसके घर जाता है। अर्थात सूबेदार है कौन? हजारा सिंह, जिसको चिट्ठी देने के लिए जाता है उसके घर। और हजारा सिंह की पत्नी उसे पहचान लेती है। किसे? लहना सिंह को पता नहीं कि जिसके घर पे हम जा रहे हैं, जिस सूबेदार के घर पे जा रहे हैं, सूबेदार की पत्नी हमारी नहीं, वो नहीं कहा जाए, जिससे हम प्रेम करते थे वही वो लड़की है। जिसे हम तांगा के नीचे आने से बचाने थे वही लड़की थी। अर्थात जिसे हमने भी कभी प्रेम किया था वही लड़की है, ऐसा पता नहीं था। देखिए प्रेम ना, आप जरूरी नहीं कि प्रेम में विवाह हो, लेकिन यहाँ पर तो प्रेम का अर्थे विवाह हो। नहीं विवाह, उ चीज ला हमार आईफोन दलियो से ला है, अभी का समझ नहीं है।
तो इस प्रकार चिट्ठी सूबेदार हजारा सिंह को देने उसके घर जाता है। हजारा सिंह की पत्नी उसे पहचान लेती है, अर्थात वो 8 वर्ष की लड़की उस 12 वर्ष के लड़के को पहचान लेती है कि यही वो लड़का है जो अक्सर हमें छेड़ा करता था और पूछा करता था कि तेरी कुर्माई हो गई। सूबेदारनी उसे 25 वर्ष पुरानी मुलाकातों की याद दिलाती है। सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, सूबेदार कौन? हजारा सिंह। हजारा सिंह की पत्नी सूबेदार का पत्नी सूबेदारनी 25 वर्ष पुरानी बातें उसको याद दिलाती है। तो लहना सिंह की सुध जग जाती है। सूबेदारनी लहना सिंह के आगे दुखरा रोती है। उसके 4 बेटे मर गए और एक ही बचा है। जो सूबेदारनी है वह लहना सिंह के आगे अपना दुखरा सुनाती है, अपने दुख की बात बताती है कि 4 पुत्र था, वो डेट कर गया, देहांत हो गया, बस एक बेटे बचे हुए हैं, वो बचा है। वह लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की जान की रक्षा की भिक्षा मांगती है। वही लड़की किससे? लहना सिंह से अपने पति का और अपने बेटे का, अपने पति और बेटे के जान की रक्षा की कि तुम इसका रक्षा करोगे, ऐसा कहो, वचन दो हमें, वादा करो। लहना सिंह ने उस लड़की को बचपन में घोड़े से बचाया था, आज फिर वह लड़की उसके सामने आंचल पसार देती है। सूबेदारनी की याचना उसके फौजी जीवन की परमार्थिक कर्तव्य बन जाता है, परमार्थिक परम कर्तव्य बन जाता है और अंतुगत्वा अपने प्रेम के लिए बलिदान होते हैं और अपने मर के उसके बेटे बोधा सिंह को और हजारा सिंह को जान की रक्षा करते हैं। उनका मुख्य कर्तव्य बन जाता है क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया। कौन? लहना सिंह। लहना सिंह जो है, जर्मनी और फ्रांस के बीच घनघोर लड़ाई छिड़ जाती है। उस लड़ाई में भारतीय सैनिक की ओर से वह हजारा सिंह और उसका पुत्र भी मैदान में है। लहना सिंह को सेना की एक नकली अफसर पर शक होता है, यानी समझिए लहना सिंह जो है वो फ्रांस की ओर से लड़ रहा है। किसकी ओर से? फ्रांस की ओर से लड़ रहा है। किससे? जर्मनी से लड़ रहा है। और ये फ्रांस और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश में? यूरोप महादेश में। कहाँ है? यूरोप महादेश में है। और इस प्रकार जो है लहना सिंह को एक सेना के एक नकली अफसर पर शक होता है और वह उसके निगाहें लगाए रहता है। ज्यों ही वो अफसर हजारा सिंह पर गोली चलाता है, लहना सिंह अफसर को गोली से मार देता है। किस पर गोली चलाता है? ज्यों ही वह अफसर हजारा सिंह पर, हजारा सिंह कौन? वही सूबेदार है हजारा सिंह, सूबेदारनी का पति। उस पर जब गोली चलाता है लहना सिंह, उस अफसर को क्या करता है? गोली मार देता है। इस प्रकार लेकिन स्वयं घायल हो जाता है। उसको तो बचा लिया लेकिन स्वयं घायल हो जाता है। लहना सिंह का यह व्यवहार हजारा सिंह को बहुत प्रभावित करता है। एक दिन हजारा सिंह घर जा रहा होता है तो लहना उससे कहता है कि सूबेदारनी से कहना कि लहना ने जो कहा था वह काम पूरा कर दिया। लहना से जो कहा था, यानी लहना सिंह से जो कहा था वो काम को उन्होंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया है। एक दिन अपने पूरा कर दिया है। यहाँ यह कहानी शीर्षक का औचित्य स्पष्ट हो जाता है। एक दिन अपने पुत्र की याद करते घाव की दर्द से उसकी मौत हो जाता है और एक दिन अपने पुत्र की याद करते हुए जो है घाव से पीड़ित रहता है। कौन? लहना सिंह। इस प्रकार लहना सिंह तो नहीं जाता है लेकिन बोधा सिंह को और हजारा सिंह को वहां से भेज दिया जाता है और अपने आप कहता है हम ठीक हैं, लेकिन वो वहीं पर तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है, उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार गुलेरी जी ने इस कहानी में जीवन की शाश्वत स्वाभाविकता का उल्लेख किया है। बचपन से ही लहना की चरित्र में राग तत्व प्रमुखता रहता है। उसके जीवन में सर्वप्रथम इसका ही उदय होता है। दुकान पर जिस लड़की से भेंट होती है उससे वही बातें प्रारंभ करता है, वही प्रश्न करता है और उसकी सगाई हो गई है या नहीं, और लड़की की सगाई हो जाने का जब पता पाने के बाद वही गहरे तक हिल जाता है। इन घटनाओं की पर का लड़की का कोई प्रभावित आंतरिक नहीं पड़ता है, यानी इस पर जो है लड़की का कोई उस घटना से लड़की के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेम जो है दो तरफा नहीं, उसको कहा जाए तो एक तरफा था। सियाना होने के बाद लहना सिंह सर्वथा विरुद्ध परिस्थितियों में और पेशों में बचपन की उन घटनाओं को भूल चुका होता है।
मरते वक्त में कहिएगा सर कहानी में तो वो मर गए, लेकिन अब क्या, जिस समय में वो मर रहा होता है उस समय में उनको याद आता है। ऐसी कहानीकार गुलेरी जी बताते हैं, परंतु तथ्य यह है कि उस घटना का घाव बगल में ही कहीं दबा होता है। ज्यों सूबेदार ने उस घटना की स्मृति दिलाती है, उसका दबा राग तत्व पुनः प्रमुख बन आता है, परंतु तब तक उसके साथ मर्यादाशीलता का तत्व भी पल्लित हो चुका होता है। मर्यादाशीलता ही है जिसके कारण उसकी वीरता अप्रासंगिक नहीं हो पाती है, और इन मर्यादाशीलता के ही कारण लहना सिंह का जो वीरता है वो अप्रासंगिक नहीं, हमेशा प्रासंगिक है, हमेशा प्रशंसा करने योग्य रहा। फिर भी उनके चरित्र में उसका दर्जा तो दूसरा हो जाता है। अंत में स्पष्ट होता है कि युद्ध में के मैदान में प्रदर्शित उसकी सारी वीरता की समय सीमा उसने कहा था कि सार्थकता थी। उसने कहा था, कौन? सूबेदार ने एक ही बात कहा था। क्या कहा था? कि मेरे पति और मेरे बेटे के मौत से क्या करना, रक्षा करना। उसने यही कहा था, और उसने जो कहा था उसके बातों को उन्होंने अपने जहन में लिया, याद रखा, और वही उसकी सार्थकता थी। उस पर न वह अपना अधिकार जमा सकता था और न ही उसके अभाव के बावजूद अपने जीवन में किसी सार्थकता की संभावना कर सकता था। दो दो गोलियां खाकर भी लड़ते रहना और गहरे घाव की जानकारी किसी को नहीं देखने की बात उसकी वीरता तथा धीरता को देखते हुए सर्वथा तर्क संगत लगती। दो दो गोली लगा हुआ है लहना सिंह को, लेकिन फिर भी किसी को कहा नहीं, किसी को बोला नहीं। बोधा सिंह को और हजारा सिंह का रक्षा करता है, और वहां पर वजीरा सिंह भी रहता है, जिसे कहता है वजीरा पानी पिला दे। परंतु घायलों की गाड़ी में स्वयं नहीं चढ़ते। निर्णय यही सिद्ध करता है कि प्रेम पात्र की मांग पूरी करने के बाद उसने अपना जीवन निरर्थक मान लिया था। सबको जब युद्ध खत्म होने के बाद जो घायल होते हैं उसको ले जाया जाता है अस्पतालों में, लेकिन ये खुद नहीं चढ़ते हैं। और बोधा सिंह को और हजारा सिंह को, हजारा सिंह और बोधा सिंह उसका बेटा रहता है, दोनों को भेज देते हैं, और स्वयं नहीं चढ़ने का निर्णय यही सिद्ध करता है कि प्रेम पात्र की मांग पूरी करने के बाद उसने अपने जीवन को निरर्थक माना, और उसने यही सोचा कि हमारे जीवन में जो हमारी प्रेमिका थी और उसके बातों को हमने माना, उसके कर्तव्य जो हमारा कर्तव्य था उसको पूरा किया। प्रेम पात्र की मांग पूरी करने के बाद जो उसका मांग था उसके प्रेमिका का पूरी करने के बाद अपने जीवन को उन्होंने क्या माना? निरर्थक माना, कि अब हमें जीने का कोई सार्थक नहीं है, निरर्थक मान लिया। यहाँ बलिदान और आत्मसर्ग के स्तर का उसका यह निर्णय आत्मघात की सीमा में जा पहुंचता है, और अंतोगत्वा वो देहांत हो जाते हैं। लहना सिंह के चरित्र का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष साहसिकता का, समझदारी या अलग होगा, या प्रतित्व इसका ही अंग है। इसके दूसरे पक्ष का भी परिचय बचपन में ही वह दे चुका होता है। एक दिन दही वाले की दुकान के पास तांगे का घोड़ा बिदक जाता है। लहना सिंह का स्वयं घोड़े के पैरों के जाकर ही साथ उसके लड़की को उठाकर दुकान पर खड़ा कर देता है। हजारा सिंह की पत्नी बन चुकी वह लड़की उस बात को भूल नहीं पाती, और लहना को देखते हैं उसे भरोसा हो जाता है कि उसके पति और बेटे की रक्षा के लिए वो पूर्णतः क्या होंगे, सक्षम होंगे। वो नहीं भूली थी, लड़की भी नहीं भूली थी 8 साल का वो बात, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारा रक्षा कर सकता है। एक प्रेमिका के रूप में उसे इस विश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं दे पाती है। यह अवश्य है कि उसका यह विश्वास लहना के लिए काल बन जाता है। लहना सिंह की वीरता की सबसे बड़ी पहचान तब होती है जब वह नकली लेफ्टिनेंट बने जर्मन को पहचान लेता है। जर्मन उसे सिगरेट देता है, और इतने ही वह समझ लेता है कि यह व्यक्ति लेफ्टिनेंट साहब हो ही नहीं सकता। फिर भी वह अधिक आश्वस्त होने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि जर्मन भाप तक नहीं पाता कि वह पहचान लिया। जर्मन जो है इसके रेजिमेंट में घुस आता है। भोर का रात का समय रहता है, इजोरिया रात, चांदनी रात रहती है, चेहरा ठीक से दिख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी लहना सिंह उसको पहचान जाता है कि ये हमारे छावनी का नहीं है, ये दूसरे छावनी का है। उसे पहचान जाता है और ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि जर्मन ये ना समझ सके कि जो है उसको जो है वो पहचान लिया है। कौन? लहना सिंह। परंतु लहना अपनी असत्य लायक पर्याप्त प्रमाण पा जाता है। लहना सिंह की वीरता एक अति महत्वपूर्ण पक्ष प्रयुक्तता भी
प्रत्युत्पत्ति भी है। जर्मन का भेद जानते ही वह तुरंत अपने आप को वहां का सबसे बड़ा अफसर घोषित करते हुए वजीरा सिंह को खंदक के पीछे के रास्ते से हजारा सिंह को वास्तविकता की सूचना देने के लिए भेज देता है। उसके इस एकमात्र प्रत्युत्पत्ति के अभाव में युद्ध का परिणाम विपरीत पड़ सकता था, क्योंकि खंदक जैसे देखिए, जब उसको पता चलता है कि ये हमारे रेजिमेंट का नहीं है, हमारे छावनी का नहीं है, जर्मन राइफल जो एक धोखे से इसके अंदर आ जाता है, तो उसके पीछे जो है भेज देता है किसी और को, वजीरा सिंह को, कि इसके पीछे तुम देखो। स्वयं वो कुल 9 ही बचे थे। बोधा बीमार था। बोधा कौन? सूबेदारनी का बेटा। बोधा बीमार था और 70 जर्मनियों ने आक्रमण किया था, और एक साथ ये केवल 9 और वो थे कितने? 70 व्यक्तियों ने आक्रमण किया। उधर हजारा सिंह की टुकड़ी पर खुले में धावा होता है। अपनी इसी समझ का परिचय देते हुए उसने अपने गांव में जर्मन तुर्की मौलवी को पहचान लिया था और दंडित कर गांव से बाहर कर दिया था। लहना सिंह की चरित्र का मूल प्रेरक भाव राग है, परंतु स्वभाव से ही वीर धर्मी होने के कारण वह धैर्य और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता। और वो जो है वीर धर्मी होने के कारण, वो जो है राग स्वभाव के कारण जो है वो धैर्य को और अपने मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता है। कौन? लहना सिंह। राइफल नंबर 77। बचपन से भी प्रेम पात्री की सगाई अन्यंत्र हो जाने पर वह विचलित हो जाता है, परंतु पुनः कन्या से मिलने का कोई प्रयास नहीं करता। कौन? लहना सिंह। हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उसे पाकर कभी भी मन में वह अन्यथा नहीं सोचता, बल्कि अपने प्राणों की मूल्य पर भी उसके पति और पुत्र की रक्षा कर सकता था। कभी भी अपने मन के प्रति गलत विचार भी लहना सिंह नहीं लाया उसके प्रति, लेकिन प्रेम तो अमर होता है, और इस प्रकार वो प्रेम को अपने दिलों में संजोगे रखा, जिंदा किए हुए रखा। ये था कहानी। उसने कहा था, जो हो सकता है कि हम खूब बढ़िया कहानीकार के तरह तो न सुना पाए हो, लेकिन कहानी 5 भागों में पूर्ण होता है, कई पेज में लिखे गए हैं। तो जैसा भी हुआ हमने आपको सुनाया। कुछ स्लाइड के कारण ये मृत्यु वाली बात जो थी वो पहले आ गया, लेकिन कहानी का मूल भाव समझिए। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बस 2 मिनट में कहानी पूरे खत्म, बस 2 मिनट का कहानी है और उसने कहा था समाप्त। लेकिन उससे हमारे ऑब्जेक्टिव, उससे सब्जेक्टिव हमारे क्लियर नहीं होते हैं। और 100 नंबर के एग्जाम में 60 नंबर आपको, 50-60 नंबर आपको बुक से और 40-45 नंबर आपको ग्रामर से पूछा जाता है। तो 60 नंबर जो बुक से पूछा जाए, यदि 30 चैप्टर हो तो भाग दीजिएगा, तो प्रत्येक विषय से, प्रत्येक चैप्टर से 2-2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। और यदि आप धैर्यता पूर्वक मन लगा कि यदि सभी शब्दों को ध्यान से सुने तो अधिकतर प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, जिसका हम कल आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है उसने कहा था का लेखक के परिचय से संबंधित सभी प्रश्न को लेकर आएंगे, और वो दुर्गा पूजा के बाद लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पहले जो क्लास किए थे बातचीत, उसका क्वेश्चन आंसर है, जिसका क्वेश्चन आंसर हम करा देते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करा देते हैं।